अधिनियम, ये किसके लिए है? तो ये है AIB के एग्जाम के लिए। AIB के एग्जाम में हमें BSA से कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ये हम आज के क्लास में आपको बताएंगे। हमें जुडिशरी की तरह पूरा डीपली जा करके नहीं पढ़ना है। जुडिशरी की तरह पूरा डीपली पढ़ेंगे तो उतना वक्त भी नहीं है और उतना हम याद भी नहीं कर पाएंगे। और सच बताओ तो इसमें उतना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसे आपको पढ़ना है। AIB का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जो गाइडेंस दिया गया है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, उन पे आपको फोकस करना है, वो पढ़ना है। BSA में आपको AIB 20 के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपके BSA के सेक्शंस याद होने चाहिए। BSA के सारे सेक्शंस कोशिश कीजिए कि रट जाए, और उन सारे सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस है, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका के कुछ केस लॉ है इसमें, उस केस लॉ को डील करना है। सेक्शंस है, कुछ फैक्ट्स है, उन्हें पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो हमें डेफिनेशन पढ़ना है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखा है। सेक्शन 2A में क्या है, कोर्ट। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट किसे कहते हैं? तो सारे मजिस्ट्रेट, सारे जज, मजिस्ट्रेट और ऐसे सारे व्यक्ति, ऐसे अन्य सारे व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए और न्याय करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, वो सारे व्यक्ति क्या होते हैं, कोर्ट के अंतर्गत में आते हैं। ये कोर्ट है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। फिर ये पूछ सकता है कि कोर्ट किसे कहते हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जो कोर्ट के अंतर्गत आता है? जज, मजिस्ट्रेट, जो अन्य व्यक्ति जो कोर्ट के अंदर आते हैं, जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, तो वो क्या कोर्ट के अंदर आते हैं? तो हाँ, जो भी व्यक्ति न्याय करने के लिए, गांव में होता है कि छोटा सा पंचायत बैठता है, वो पंचायत जो होता है उसमें जो सरपंच होते हैं वो भी कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जो साक्ष्य लेते हैं, जो न्याय करते हैं, वो सब कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको बता दिया गया है कि कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है। फिर आता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? जिसे साबित ना कर सका हो, जिससे आप या तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपने अपना एविडेंस दिया है, लेकिन उस एविडेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं मिल रहा है। जज साहब उसे देख रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं मिल रहा है कि क्या ये साक्ष्य, ये एविडेंस का कोई अस्तित्व मिल रहा है, कोई अस्तित्व से इसका जुड़ाव है, इस एविडेंस का कहाँ पे क्या कोई अस्तित्व है? तो नहीं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं मिल रहा है, तो उसे कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है। फिर आता है डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या होता है? जिसे साबित करने की कोशिश तो की जा रही है, जिसे साबित किया जा रहा है, बट साबित कर भी रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, साबित आधा कर भी चुके हैं और साबित नहीं भी कर पा रहे हैं। आपके एविडेंस में या कुछ तो सच्चाई छलकती है, पर पूरा पूरा वो आपको साबित नहीं कर पाते हैं, उसे डिसप्रूव्ड कहते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 2 के डी में ये आपसे पूछ सकता है कि सेक्शन 2 के डी में क्या डिफाइन है, या फिर ये पूछ सकता है कि डॉक्यूमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो डॉक्यूमेंट के सेक्शन 2 के डी में डिफाइन किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि फैक्ट इन इशू कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये आपको बताना है। सेक्शन 2 के डी में डॉक्यूमेंट दिया गया है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट में आता है कोई भी लिखित चीज, कोई भी कागज पे किसी भी तरीके से कोई भी चीज लिखा हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। किसी पत्थर पे, किसी शिलालेख पे अगर कुछ भी मुद्रित किया गया हो तो वो भी डॉक्यूमेंट के आता है। पेड़ पे अगर कुछ लिखा गया हो, उसे खोदा गया हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। यदि कोई दूध वाला पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ लिख नहीं सकता है, लेकिन वो क्या किया है कि वो
अपने दूध का हिसाब डेली बाय डेली किस किस को कितना देता है वो नाम लिख करके नीचे पाई अगर वो पारते चला जा रहा है कि कितना कितना दिन हुआ और कितना कितना दूध दिए, वो भी एक डॉक्यूमेंट में, वो भी एक साक्ष्य में, प्राइमरी एविडेंस में गिना जाएगा। तो वो भी डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आता है सीधे डॉक्यूमेंट हो गया, फिर आता है एविडेंस। तो एविडेंस क्या होता है? एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री, एक होता है ओरल, आपके लिखित या मौखिक, दोनों में से कोई भी साक्ष्य आप पेश कर सकते हैं कोर्ट में। लिखित में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी होता है जो लिखित में ही आते हैं, जो प्राइमरी में ही आते हैं। तो आपको ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? एविडेंस हो गए। फिर आता है फैक्ट। तो फैक्ट क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 2E में है एविडेंस, सेक्शन 2F में है फैक्ट। फैक्ट किसे कहते हैं? फैक्ट क्या होता है? तो इंद्रियों द्वारा जो भी चीज हम महसूस कर पाते हैं वो सब फैक्ट में आता है। जैसे हम किसी चीज को सूंघ रहे हैं कानों द्वारा, हम अपने नाक से किसी चीज को सूंघ के पता लगा सकते हैं कि ये खुशबू है या महक है, खट्टा है, कैसा है, ये नाक से पता चल सकता है। जीभ से हम कोई स्वाद चख सकते हैं, आंखों से कोई चीज हम देख सकते हैं, अपने त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं किसी चीज को, अपने इंद्रियों द्वारा जो भी चीज हम महसूस कर सकते हैं वो सारे चीज क्या होते हैं? वो सारे चीज फैक्ट में आते हैं। वो सारे चीज फैक्ट में आते हैं। फैक्ट कहाँ दिया गया है? तो 2G में दिया गया, F में दिया गया है। 2G में क्या है? फैक्ट इन इशू। 2G में क्या है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं? फैक्ट इन इशू ऐसा है कि ऐसा फैक्ट जो ऐसा रेलिवेंट होता है, जो ऐसा फैक्ट होता है, तथ्य होता है जो सारे विवादों से घिरा हुआ हो। कोई एक ऐसा तथ्य है जिसपे विवाद लगा हुआ है कि ये ऐसा है भी और ये ऐसा नहीं भी, वो विवादित तथ्य है। तो वो जो विवादित तथ्य है उसे फैक्ट इन इशू कहते हैं। उसी विवाद को कोर्ट में स्पष्ट करना होता है कि हाँ या ना में से कोई एक के लिए पक्ष में उसको उस विवाद को जाना होता है, क्योंकि उसको एविडेंस दे करके उसको साबित करना होता है कि इस जो तथ्य है वो हाँ में जा रहा है या ना में जा, उसे साबित करना होता है। जब तक साबित ना हो जाए तब तक वो फैक्ट इन इशू यानी वो विवादित तथ्य कहा जाता है। कहाँ दिया गया है? तो 2G में दिया गया। 2H में क्या है? मे प्रिज्यूम। 2H में क्या है? मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो चीज दिया गया है, मैंने ये अलग है लेकिन मैंने इसको एक जगह करके लिखा है। जैसे सेक्शन 2H में है मे प्रिज्यूम और L में क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम। अब मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम में क्या अंतर है? मे प्रिज्यूम आप लोग मे प्रिज्यूम भी मे और सेल का प्रयोग तो बहुत किए होंगे, बहुत पढ़े भी होंगे आप लोग। तो इसमें मे प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट ये साबित कर सकेगा, ये उपधारणा कर सकेगा, कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा। और इस सेल प्रिज्यूम में क्या होगा? कोर्ट उपधारणा करेगा, मतलब कि कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा। यदि आप कुछ ऐसा एविडेंस देते हैं जिस पे कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि उपधारणा होता क्या है, प्रिज्यूम क्या होता है। प्रिज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट जो पहले से ही जो सोच रखा हो, जो विचार बना लिया हो, विचार बना लिया हो, उसे कहते हैं कि कोर्ट ने उपधारणा कर लिया। जैसे आप ये जानते होंगे कि शादी किसके 7 वर्ष के अंदर में कि किसी भी स्त्री का अगर हत्या हो जाती है, वो किसी भी तरीके से नॉर्मल डेथ हो जाती है, वो मर जाती है, तो कोर्ट ये उपधारणा करके चलती है कि उसके ससुराल वालों ने उसका दहेज मृत्यु किया है, दहेज हत्याकांड किया है उसके लिए। तो ये कोर्ट पहले से ही उपधारणा कर सकती है। अब लड़के वाले पक्ष का होता है कि वो इसको काट सके। कोर्ट की जो उपधारणा बनी हुई है उसको अपने साक्ष्य द्वारा उसको साबित करे कि नहीं हमने इसको नहीं मारा है, इसका यूं ही तबीयत खराब हुआ, ये मर गए या कुछ भी हो सकता है, तो ये कोर्ट उसको काट सकता है। लेकिन इसमें क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट उसको
धारणा को काटा जा सकता है, लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में नहीं काटा जा सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम में ये अखंडनीय है, इसे खंडन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जो धारणा कर लिया उसे आप खंडित नहीं कर सकते। किसी एक तथ्य को देख के दूसरे तथ्य के बारे में जो उपधारणा कर ले उसे सेल्फ प्रिज्यूम कहते हैं, उसे सेल्फ प्रिज्यूम कहते हैं। तो सेल्फ प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में ये अंतर है। ये कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 2 के एच में है मे प्रिज्यूम और सेक्शन 2 के एल में है सेल्फ प्रिज्यूम। फिर क्या होता है? तो फिर आता है आपको यहाँ पे 2I में, सेक्शन 2I में क्या है? नोट प्रिज्यूम। नोट प्रिज्यूम क्या है? तो आप एविडेंस दिए हो, आपका एविडेंस ना तो कुछ साबित कर सका है और ना ही कुछ साबित कर सका है और ना ही ना साबित कर सका है, उसे नोट प्रूफ करते हैं। आपका एविडेंस में इतना स्पष्टता नहीं है, आपके एविडेंस, आपके जो साक्ष्य आपने सबूत पेश किए हैं उसमें इतनी स्पष्टता नहीं है कि वो फैक्ट को क्लियर कर सके, वो साबित कर सके। तो उसे कहा आप कोर्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट्री है, जो ओरल एविडेंस है, जो भी आपके एविडेंस है, वो कुछ अगर साबित नहीं कर पाती है तो उसे नोट प्रूफ करते हैं। फिर होता है प्रूफ। प्रूफ मतलब कि आपने जो साबित किया है, जो साबित हो गया उसे प्रूफ कहते हैं। फिर आता है कि रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब क्या होता है? जो एक तथ्य से दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो। कोई एक ऐसा तथ्य है जो दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो उसे रेलिवेंट कहते हैं। ऐसा कोई तथ्य जो दूसरे दूसरे तथ्य के संबंधित न होते हुए भी वो जुड़ा हुआ हो, कहते तथ्यों की ऐसी कोई लड़ी जो एक दूसरे से गूथा हुआ है, एक दूसरे के न हो करके भी एक ही लड़ी में सारे मोतिये गूथे हुए हैं, तो एक ही से सुसंगत है, तो इसे सुसंगत कहते हैं। इसे पढ़ना कहाँ है? तो इसे पढ़ना है आपको सेक्शन 4 में, रेस जेस्टे का सिद्धांत जिसे कहते हैं। इसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा कोई तथ्य जो हमने देखा और ये फिर इस ऐसा ही तथ्य हमने कहीं और देखा और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं रेस जेस्टे का सिद्धांत। उसे रेस जेस्टे का सिद्धांत, इसको केस लॉ से समझते हैं। सेक्शन 4 में दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको देखिए रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 2 में है, सेक्शन 3 से लेके 50 तक है, आपको ये पढ़ना है। चैप्टर 2 में है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और यहाँ पे सेक्शन 4 में हमें क्या पढ़ना है? तो रेस जेस्टे का सिद्धांत, जो यहाँ रेलिवेंट है। ओके, रेस जेस्टे का सिद्धांत में कुछ केस लॉ है, जैसे रटन बनाम क्वीन, आर वर्सेस फोस्टर, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र। इस रेस जेस्टे को समझने के लिए आपको जैसे रटन वर्सेस क्वीन का जो फैक्ट है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे एक लेडी होती है, वो लेडी क्या करती है कि फोन ऑपरेटर के पास कॉल करके ये कहती है, ये एक लेडी होती है यहाँ पे, और वो क्या करती है? फोन करती है। वो फोन करती है या फोन ऑपरेटर के पास, यहाँ फोन ऑपरेटर है इसके पास वो फोन करती है और कहती है कि जल्दी से पुलिस को फोन कर दीजिए। ये कहती है कि पुलिस को फोन कर दीजिए कि मेरी जान खतरे में है, मेरी हत्या होने वाली है। ये लेडीज कॉल करती है और ये अपना घर का एड्रेस बताती है और फोन कट कर देती है। यहाँ कॉल ऑपरेटर क्या करता है कि पुलिस को फोन करता है। ये क्या करता है? पुलिस को फोन करता है और पुलिस जैसे ही इसके पास पहुंचता है, इस एड्रेस पे, इस पत्ते पे पहुंचता है, तो इस लेडीज का क्या होता है? हत्या हो गया होता है। इस लेडीज का क्या होता है? हत्या हो गया होता है। ये मर चुकी होती है, इसे गोली लगी होती है, ये वहां पे गिरी पड़ी रहती है, ये मर चुकी होती है। इसका हस्बैंड वहीं पे रहता है। इसके हस्बैंड से इस लेडी के हस्बैंड से जब पूछा जाता है कि इसके पति से पूछा जाता है कि कैसे इसकी हत्या हुई, तो इसके पति ने जो स्टेटमेंट दिया, इसके पति कहता है कि मेरे बंदूक बहुत पुरानी हो गई थी और उसका नाल साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई और इसे लग गई, ये मर गई। इसके पति का कहना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पे एक लेडी है, इस लेडीज ने कॉल किया फोन ऑपरेटर को कि मेरी जान खतरे में है, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, और फोन ऑपरेटर पुलिस को कॉल किया। पुलिस जैसे ही इसके एड्रेस पे पहुंचा, ये मर चुकी थी।
इसके पति से स्टेटमेंट दिया गया। इसके पति ने कहा कि मेरी बंदूक बहुत पुरानी हो गई थी, उसका नाल साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई और इससे लग गई, ये मर गई। तो क्या यहाँ पे ये सच बोल रहा है? इसका ये लेडीज का जो पति है, क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, यहाँ साफ पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है। इस लेडीज का कॉल ऑपरेटर के पास फोन जाना और पुलिस को बताने के लिए ये कहना कि मेरी जान खतरे में है, और यहाँ पे इसका जब पुलिस उसके घर पे पहुंची तो इसका हत्या पहले ही हो चुका है। ये यहाँ इसकी हत्या में ये फोन ऑपरेटर का कोई भाग नहीं है, लेकिन फोन ऑपरेटर के पास इस लेडीज का कॉल जाना ये एक दूसरे से संबंधित है। ये रेस जस्टिस के सिद्धांत में आता है, ये रेलिवेंट है। इस फैक्ट से ये फैक्ट क्या है? रेलिवेंट है, सुसंगत है। ये क्या है? सुसंगत है, सुसंगत है। तो इसे कहते हैं कि जो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से, जो एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ, उसे रेस जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं, उसे रेलिवेंट कहते हैं, उसे सुसंगत कहते हैं। और फिर आता है आर वर्सेस फोस्टर। आर वर्सेस फोस्टर में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति होता है जो देखता है कि एक चार चक्का गाड़ी बड़ी तेजी से चला जा रहा है, और तभी इसके कानों में वो एक आवाज आती है, जोर से चिल्लाने की आवाज की, आए राम मुझे मार डाला। ये क्या करता है? दौड़ते दौड़ते जाता है और यहाँ पे देखता है कि कोई एक व्यक्ति गिरा हुआ है। यहाँ पे देखता है कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है पहले से ही। वहां पे जाकर के ये पूछता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसने कहा कि एक गाड़ी तेजी से आया, उसने मुझे ठोकर मार के चला गया। और इसने क्या देखा था? 2 मिनट पहले इसने देखा था कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रहा था। तो इसने इस गाड़ी को, इस लेडीज को ठोकर मारते हुए नहीं देखा, लेकिन इस गाड़ी को तेजी से जाते हुए देखा। तभी इसका आवाज आया, ये दौड़ के गया तो यहाँ पे एक लेडीज गिरी हुई थी। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि उसी गाड़ी ने इसको ठोक दिया। एक तथ्य ये था कि इसने एक गाड़ी को जाते हुए देखा। दूसरा तथ्य ये था कि ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक लेडीज पहले से ही गिरा हुआ है। तो यहाँ से लेडीज पहले से ही गिरा हुआ है, तो इसने ये साबित मान लिया कि हाँ, उसने वही गाड़ी इसको क्या किया होगा? ठोकर मारा होगा, वही गाड़ी इसको ठोकर मारा होगा। तो ये एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़े हुए हैं, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है। इसे ही रेस जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं। आर वर्सेस मल्कानी, ये केस लॉ आप याद कर लीजिएगा। ये केस लॉ पूछ सकता है, ये केस लॉ पूछ सकता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद आपको क्या आता है? सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या आता है? मृत्यु कालिक कथन। सेक्शन 26 में है मृत्यु कालिक कथन, जिसे इंग्लिश में डाइन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और मृत्यु कालिक कथन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ हो, जो मरने वाला हो, और उस वक्त अगर वो कोई कथन करता है, कोई बात बताता है, कोई साक्ष्य देता है, तो वो रेलिवेंट होता है, वो माना जाता है, उसे काटा नहीं जा सकता। क्योंकि कोर्ट ये मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ हो, जो मरने वाला हो, वो झूठ नहीं बोलेगा। कोर्ट ये मान के चलता है, ये प्रिज्यूम करता है पहले से ही। जैसे यहाँ पे वो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके चलता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा। और उसके द्वारा कहा गया हर एक कथन सत्य माना जाता है, और वो तब जब कोई व्यक्ति कोई कथन किया और उसके बाद वो मर गया। अगर वो व्यक्ति जीवित बच गया तो फिर उसका कथन सुसंगत नहीं होगा। अगर कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ से चल रहा है और आते आते यहाँ पे किसी ने आकर के उसको ठोकर मार दिया, और इसने क्या किया? इसको गिरा दिया। और ये क्या किया कि कथन किया कि इस गाड़ी ने हमको ठोकर मारा, जानबूझ के ठोकर मारा, उसने मेरा
मुझे मारा, और ये कहने के बाद अगर ये मर जाते, ये व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो फिर इसका कथन सुसंगत होगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति नहीं मरते हैं तो फिर इसका कथन सुसंगत नहीं होगा, फिर इसका कथन सुसंगत नहीं होगा। क्यों? तो इसका कुछ केस लॉ है जो जिसमें बताया गया है, तो इसका हम देखते हैं। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परेयर पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परेयर 1937 का ये केस है। इसमें पकला नारायण स्वामी है जो पहले से ही किसी का पैसा उसकी पत्नी ने किसी को पैसा दे रखा है और वो बहुत दिनों से वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। फिर किसी दिन इसका जिस व्यक्ति को इसने पैसा दिया है उसका कॉल आता है और इसको बोलता है कि तुम मेरे घर पे आओ, हम तुम्हें ये पैसा वापस करना चाहते हैं। ये अपनी पत्नी से कह के आता है, ये जो पकला नारायण स्वामी है ये अपनी पत्नी को कहता है कि मैं पैसा लेने जा रहा हूँ, मैं पैसा लेने जा रहा हूँ। उसके घर पे उसने हमको कॉल करके बुलाया है। ये जाता है, 2 दिन तक ये पकला नारायण स्वामी वापस नहीं आता है। 2 दिन तक ये जो होता है पकला नारायण स्वामी ये वापस नहीं आता है। फिर इसकी पत्नी ने केस फाइल करवाती है कि मेरे पति ने जो पैसा वापस लेने गया था वो नहीं आया। छानबीन हुआ तो जिस व्यक्ति के घर पे ये पैसा लेने गया था उसके घर पे कुछ ब्लड, कुछ खून से सने हुए कपड़े मिले और कुछ दिनों के बाद रेलवे स्टेशन पे इसके 7 टुकड़ों में इसका बॉडी काट के पेटी में बंद करके उसे फेंका गया मिला। और जिस व्यक्ति ने इसका जो मर्डर किया था उसने 2 दिन पहले उसके घर पे पैसा लेने जाने से 2 दिन पहले बाजार से उसने जो पेटी खरीदा था उसी पेटी में इसको बंद करके फेंक दिया था। तो ये सब एक सुसंगत, यहाँ पे वो सब क्या होगा, रेलिवेंट होगा। और यहाँ पे ये मृत्यु काली कथन में आता है। मृत्यु काली कथन क्योंकि इससे पहले ये बोल के गया था कि उसके घर हम पैसे लेने जा रहे हैं, ये मृत्यु काली कथन का एविडेंस होता है और इस पे उसे सजा होती है। ऐसा केस है। फिर आता है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, कौशल राव वर्सेस बॉम्बे राज, गोविंद नारायण वर्सेस राजस्थान राज। ये क्या है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, कौशल राव वर्सेस बॉम्बे राज, गोविंद नारायण वर्सेस राजस्थान राज, रामचंद्र रेड्डी वर्सेस लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सारे केस लॉ आपको याद करने हैं, इनके फैक्ट्स आपको निकालने हैं, फैक्ट्स पढ़ने हैं और फैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। एआईबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन केस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो केस लॉ आपको याद करना है कि किससे रेलिवेंट है ये सब। मृत्यु काली कथन का ये सारे केस लॉ आपको याद करने हैं। सारे केस लॉ याद करने के बाद आपको सारे सेक्शंस याद करने हैं। फिर आता है चैप्टर 3 में एविडेंस है। एविडेंस यानी सबूतों के विषय में दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना है। सेक्शन 97 में प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, ये आपको देखने हैं जा करके। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस में आता है और सेकेंडरी एविडेंस है वो कैसे होते हैं। प्राइमरी एविडेंस कब सुसंगत है और सेकेंडरी एविडेंस कब सुसंगत है। प्राइमरी एविडेंस जब ना रहे, जब ऐसा ना हो सकता है, जब हम प्राइमरी एविडेंस पेश करने की स्थिति में ना हो, हमारे संभव से बाहर है, तभी जाकर के हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या प्राइमरी एविडेंस हमारे जो दूसरे पक्षकार है, जो अभियुक्त है, उसके पास है, वो नहीं दे रहा है, तो फिर वहां पर जाकर के हम सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। ये सारे जाकर के आपको सेक्शन 58 में दिया गया, 58 में दिया गया है सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 57 में प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 54 में आपको दिया गया ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस हम कब सुसंगत मानते हैं, कब दे सकते हैं। ओरल एविडेंस अगर हम पेश करने चाहते हैं तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष ओरल एविडेंस होना चाहिए, ये आपको याद करने हैं। फिर सील कब सुसंगत है, सील आपको कब सुसंगत में आते हैं, यानी कि कैरेक्टर हम कब कर सकते हैं, तो ये आपको आता है सेक्शन 48 से लेकर सेक्शन 46 से लेकर के 50 तक। उसके बाद आता है न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत है, सेक्शन 34 से लेकर के 38 तक। ये सब स्पेसिफिक चीजें हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इतना आप पूरा
क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये सारे स्पेसिफिक चीज़ें बीएसए में जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बस इतना ही कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, बीएसए से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बहुत जल्द हो सके तो मैं बीएसए के एमसीक्यू लेके आऊँगी, एमसीक्यू करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप इतना पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन इतना अगर कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।